एनटीए यूजीसी नेट, जिसमें हम सेकंड पेपर पढ़ रहे हैं, मतलब जाग्राफी सब्जेक्ट में हम स्लोप ढाल पढ़ रहे हैं। ठीक है, ढाल के पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से इसका वर्गीकरण किया जा सकता है। ठीक है, एक प्रकार हमने देखा था, दूसरा प्रकार आज देखेंगे। ठीक है, दूसरा क्या, आज हम जितने भी वर्गीकरण हैं इसके खत्म कर देंगे और फिर अगली क्लास में हम इसके सिद्धांत पर आ जाएंगे और वहीं पर यह खत्म हो जाएगा चैप्टर। इसके बाद हम चलेंगे भू संचलन, मतलब कि किस प्रकार से हमारी पृथ्वी के आंतरिक जो भाग हैं वह मूवमेंट होते हैं और उन मूवमेंट की वजह से पृथ्वी पर नई नई स्थलाकृतियाँ भी बनती हैं, या उसके अंतर्गत भूकंप, ज्वालामुखी, यह सारी क्रियाएं जो होती हैं उनमें कहाँ कहाँ से इस एग्ज़ाम में प्रश्न आते हैं उसको हम देखेंगे। लेकिन फिलहाल आज हम देखेंगे कि यह वर्गीकरण, ठीक है, यह स्लोप का जो वर्गीकरण है इसके आगे क्या है इसको चलकर आज हम देखेंगे। नमस्कार, मैं कुलदीप, आप देख रहे हैं जाग्राफी विद कुलदीप, हमारा यह चैनल। हम यूजीसी नेट के चैप्टर को लेकर चल रहे हैं जो कि जाग्राफी है, यूजीसी नेट का सेकंड पेपर जाग्राफी, उसको हम पढ़ा रहे हैं और यूनिट वाइज पढ़ा रहे हैं, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ा रहे हैं और सिलेबस के अकॉर्डिंग हम इसको लेकर के चलते भी रहेंगे जब तक कि यह पूरा सिलेबस खत्म नहीं हो जाता। आप हमारे वीडियो की इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर इस यूजीसी नेट से संबंधित बुक हैं, ठीक है, वहाँ पर लिंक हम प्रोवाइड कर दिए हैं, वहाँ से आप उसको बाय कर सकते हैं। और यह जो हम पढ़ा रहे हैं यहाँ पर ही सब कुछ आपको मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखें सब कुछ समझ में आएगा, लेकिन फिर भी अगर इसका नोट्स चाह रहे हो तो आप चले जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम या अन्य टेलीग्राम, वहाँ पर आप देख लीजिएगा, वहाँ पर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, वहाँ पर आप जाएंगे तो आपको नोट्स हम प्रोवाइड करा देंगे। ढाल के वर्गीकरण में निर्माण की अवस्था के आधार पर वर्गीकरण को आज हम देखेंगे कि किस प्रकार से निर्माण की अवस्था जो होती है, कहने का मतलब कोई भी भूमि है वहाँ पर उस पर कोई अगर स्थलाकृति बन रही है तो किसी न किसी वजह से बन रही होगी। ठीक है, तो वह वजह, ठीक है, वह वजह जो होती है उसी के प्रक्रिया को निर्माण की अवस्था के आधार पर बांटा गया है कि वह वर्गीकरण किस प्रकार से हो जाएगा। चूंकि पिछली क्लास में हम उत्पत्ति के आधार पर, ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर वर्गीकरण को देखे थे, आज हम देखेंगे निर्माण की अवस्था के आधार ढाल का वर्गीकरण। इसके अंदर हम देखेंगे प्राथमिक ढाल और द्वितीयक ढाल। ठीक है, यह वर्गीकरण दो ही चीजों को लेकर के चलता है। प्राथमिक ढाल कैसे कैसे होते हैं, कहाँ कहाँ होते हैं, चूंकि एक ढाल के 4 तत्व होते हैं जो कि हम पिछले क्लास में आपको बता चुके थे। अब हम देखते हैं निर्माण की अवस्था के आधार पर जो प्राथमिक ढाल बनते हैं वह कहाँ कहाँ तक, चारों तत्व में कहाँ कहाँ तक वह होते हैं, और द्वितीयक ढाल जो होते हैं वह चारों तत्व में कहाँ कहाँ तक होते हैं। एक बात याद रखिएगा कि प्राथमिक ढाल जो होता है इसको आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, जो हम बोलेंगे, जो समझाएंगे, एक कॉपी में आप लिखते जाइएगा। देखिए इसमें क्या है, प्राथमिक ढाल। प्राथमिक ढाल हमेशा जैसे 4 तत्व हम आपको बताए थे कि अगर ये कोई चट्टान है और इसके 4 तत्व हैं, पहला क्या कौन सा है, पहला है उत्तल। ठीक है, उत्तलता इसमें पहला तत्व। ठीक है, दूसरा तत्व इसमें सीधा ढाल एकदम बन जाता है। ठीक है, फ्री स्लोप में यह आ जाएगा। और तीसरा क्या है, यह सीधा ढाल, पूरी तरीके से यह एक ही एंगल में झुका हुआ ढाल होता है जहां पर सबसे ज़्यादा अवसाद जमा होते हैं। और चौथा क्या है यहाँ पर, अवतल। ठीक है, अवतलता इसमें व्याप्त रहती है। अगर यहाँ से कोई नदी निकली यहाँ पर अपने सेडिमेंट को जमा कर देती है और खुद समुद्र में जाकर के नदी मिल जाती है। ठीक है, इन सब बातों को हम बहुत अच्छे से समझा चुके हैं। अब देखिए हम बताते हैं प्राथमिक ढाल। प्राथमिक ढाल हमेशा क्या है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है, पूरी तरीके से इस ढाल का निर्माण होता है। एक बात याद रखिएगा, यह अगर इसका वर्गीकरण कर रहे हैं तो प्राथमिक ढाल के अंतर्गत यहाँ पर नदियाँ हमेशा
कटाव करेगी तली का, मतलब लंबवत अपर्दन यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रभावी रहता है। बस इतना सा याद रखिए, ठीक है। कैसे करना है, क्या करना है, आपको बस कुछ नहीं समझना है, बस इतना जानना है कि यहाँ पर टिक आप लगाने जाएंगे प्राथमिक ढाल के अंतर्गत हमेशा ध्यान रखिएगा कि यहाँ लंबवत अपर्दन प्रभावी रहेगा हमेशा। अर्थात यहाँ पर तरुणावस्था और प्रौढ़ावस्था इन्हीं दोनों के बीच प्राथमिक ढाल का निर्माण होता है। अब देखिए, तरुणावस्था मतलब बहुत तेजों का ढाल, ठीक है। यहाँ पर मलबे और अन्य सेडिमेंट यहाँ पर रुक नहीं पाते हैं, जिस वजह से यहाँ पर नदियाँ क्या होती हैं, एकदम लंबवत अपर्दन करती हैं, क्योंकि तीव्र उछलती हैं। जब तीव्र चलती हैं तो लंबवत अपर्दन मतलब गहराई तक अपर्दन यहाँ पर देखने को मिलता है, और वह ढाल एकदम से तीव्र तो होगा ही। हमेशा एग्जाम में प्रश्न आता है कि ये जो विवर्तनिक ढाल बनते हैं, विवर्तनिक ढाल का मतलब जब भी पृथ्वी के आंतरिक भाग में प्लेटें खिसकती हैं तो उसका असर हमें पृथ्वी के भूपटल पर देखने को मिलता है। अब देखिए, यह विवर्तनिक जो मूवमेंट होता है उसके द्वारा जो ढाल बनता है वह प्राथमिक ढाल के ही अंतर्गत रखा जाता है। यह प्रश्न कई बार आ चुका है और इसमें से वही प्रश्न आता ही है जो हम बता रहे हैं कि विवर्तनिक ढाल जो होता है वह प्राथमिक ढाल के अंतर्गत रखा जाता है। अब देखते हैं द्वितीयक ढाल। द्वितीयक ढाल क्या है, यह एकदम जीर्णा अवस्था के करीब यह ढाल बनता है। कहने का मतलब क्या है, जब नदियाँ पूरी तरीके से यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाती हैं तब यह ढाल का निर्माण होता है, जिसके अंतर्गत घाटियाँ चौड़ी होती हैं। देखिए, पार्श्व अपर्दन तभी होगा जब नदियाँ स्थिरता से चलेगी, ठीक है। तीव्र चलेगी तो नीचे का कटाव होगा, और स्थिरता से चलेंगी जब एकदम उनका वेग धीमा हो जाएगा, वह अपने आधार तल को प्राप्त करने वाली जब नदियाँ होती हैं तो वहाँ पर क्या होता है, वह पार्श्व मतलब किनारे का अपर्दन करती हुई नदियाँ चलती हैं, जिससे घाटियाँ, घाटी किसे कहते हैं, मतलब अगर कोई चट्टान है यहाँ पर पानी बह रहा है तो यह काटेगा काटेगा काटेगा, थोड़ी दिन बाद यह चट्टान कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से नदी निकल जाएगी। कहने का मतलब क्या है, पार्श्व अपर्दन इधर का कटना शुरू हो जाएगा, ठीक है। जीर्णावस्था द्वितीय ढाल में यही होगा। जो यहाँ पर हमें ढाल देखने को मिलेगा ना, ये होगा यहाँ पर, और यहाँ पर यह ढाल एकदम से क्या हो गया, यह कम ढाल तो रहेगा लेकिन अपर्दन यहाँ पर हो गया। यह द्वितीय ढाल की निशानी है। ये तो हो गया निर्माण की अवस्था के आधार पर इसका वर्गीकरण, ठीक है। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन हाँ, हर एक चीज़ को जानना आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि प्रश्न कहीं से भी आ सकता है और कहीं भी आप उसमें फंस सकते हैं, आप गलत निशान लगा सकते हैं। इसलिए हर एक चीज़ को हम बताते चल रहे हैं। प्राथमिक ढाल, द्वितीयक ढाल। प्राथमिक ढाल का मतलब होता है यह तरुणावस्था और प्रौढ़ावस्था, और द्वितीयक ढाल का मतलब होता है यह जीर्णावस्था, एकदम खत्म होने वाली प्रक्रिया के आधार पर इसको रखा गया है। यहाँ पर पार्श्व अपर्दन घाटियाँ चौड़ी होती हैं, यह हमेशा अपने दिमाग में रखे रहिएगा। देखिए, अगला हम देखते हैं कोण के आधार पर वर्गीकरण। देखिए, इसको सामान्य वर्गीकरण भी कहा जाता है। अब कोण के आधार पर मतलब कौन सी चट्टान का ढाल कितना है, ठीक है, इस आधार पर इसका वर्गीकरण किया गया है। कहने का मतलब क्या है, कोई स्थलाकृति है, ठीक है, अगर ये स्थलाकृति कोई है, अब हम देखते हैं किसी का ढाल एकदम तीव्र होकर के मंद हो रहा है, किसी का ढाल एक समान है, किसी का ढाल एकदम 90 डिग्री है, ठीक है, कोई बहुत कम ढलान पर है, ठीक है, कोई एकदम से ढलान तो है लेकिन फिर एकाएक वह समतल मैदान में परिवर्तित हो जा रहा है, और फिर एकाएक ढलान है। कहने का मतलब यह सारे ढाल के जो कोण हैं उन्हीं के आधार पर, कोण के आधार पर वर्गीकरण हम देखने जा रहे हैं। देखिए, कोण के आधार पर जब वर्गीकरण को हम देखते हैं, इसके अंतर्गत मंद ढाल और तीव्र ढाल, यह दोनों चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। कहने का मतलब क्या है, कोण के आधार पर मतलब कि यह सामान्य वर्गीकरण का एक हिस्सा है, मतलब सामान्य वर्गीकरण के नाम से ही इसे समझ लीजिए जाना जाता है। अगर सामान्य वर्गीकरण नाम आया तो आप समझ लीजिएगा कोण के आधार पर यह वर्गीकरण पूछ रहा है। चूंकि यूजीसी नेट में कभी लेख लिखने को नहीं आएगा, एकदम से समझिए पैराग्राफ लिखने को नहीं आएगा, यहाँ पर प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं कि मंद ढाल, तीव्र ढाल या मंद ढाल
कितने डिग्री तक हो सकता है या तीव्र ढाल कितने डिग्री तक हो सकता है, या कथन कारण में भी पूछा जा सकता है कि यह मंद ढाल और तीव्र ढाल में अंतर क्या होता है। कथन दे देगा फिर कारण दे देगा। देखिए तीव्र ढाल में 8 डिग्री से 90 डिग्री तक भी ढाल हो सकता है और मंद ढाल में 0 डिग्री से 8 डिग्री तक ढाल हो सकता है। देखिए हम पूरी तरीके से इसको देखते हैं। देखिए मंद ढाल में 3 कैटेगरी बांट दी गई है, पहला चौरस, दूसरा मंद, तीसरा सामान्य। ठीक है, चौरस ढाल में हमें देखने को मिलेगा कि 0 से 1 डिग्री क्या हो गया, यह ढाल हमें देखने को मिलेगा, इससे ज़्यादा चौरस में देखने को नहीं मिलेगा। इसके बाद हम देखते हैं मंद। मंद ढाल में क्या हो गया, 1 डिग्री से 3 डिग्री यह ढाल देखने को मिलेगा। स्लोप मतलब यह चट्टान जो हैं या भूमि या कहीं पर मैदान भी है तो यह 1 डिग्री से 3 डिग्री तक इसका ढाल मंद के अंतर्गत देखा जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखते हैं सामान्य ढाल 3 डिग्री से यह 8 डिग्री तक हमें देखने को मिल जाएगा। ये कभी आप मत सोचिएगा चौरस और सामान्य, सामान्य का मतलब एकदम प्लेन नहीं, सबसे तो कम हो गया चौरस का। ठीक है, फिर मंद, फिर यह सामान्य, सबसे ज़्यादा इसका क्या हो गया, ढाल हो गया। क्या हो गया, ढाल हो गया। इसके बाद हम देखते हैं बी मतलब तीव्र ढाल। 2 कैटेगरी में बांटा गया है। तीव्र ढाल के अंतर्गत तीव्र ढलुआ मतलब तीव्र बहुत ज़्यादा ढलुआ रहेगा, वह 8 डिग्री से 15 डिग्री तक। ठीक है, चूंकि 8 डिग्री यह मंद ढाल के अंतर्गत, यहीं पर इसकी ढाल सीमा खत्म हो जाती है और यहाँ पर तीव्र ढाल के अंतर्गत हम देखते हैं तीव्र ढलुआ 8 डिग्री से 15 डिग्री तक यह झुका हुआ ढाल मिलेगा। इसके बाद हम देखते हैं सामान्य तीव्र। सामान्य तीव्र का मतलब 15 डिग्री से 20 डिग्री यह स्थल खंड का झुकाव होगा। उसके बाद हम देखते हैं अति तीव्र ढाल। ठीक है, इसमें 30 डिग्री से 90 डिग्री यह कोण बनाएगा। ठीक है, कोई भी चट्टान जब झुकी होगी तो वह 90 डिग्री मतलब 30 डिग्री से 90 डिग्री यह अपना झुकाव लेकर के कायम रहेगी। ये तो हो गया कोण के आधार पर या सामान्य वर्गीकरण यह ढाल का हो गया। ठीक है, बस इतने से ज़्यादा कभी नहीं पूछेगा, बस एक बार आप देख लीजिए ध्यान से, बस इसको समझ लीजिए, लिख लीजिए। कभी भी महीने 2 महीने 3 महीने पे एक बार बस आप नज़र दौड़ा देंगे, बस ये आ जाएगा। ये भी नहीं पूछता, बस मंद ढाल और तीव्र ढाल के बारे में पूछता है और कुछ इसमें पूछता नहीं है। लेकिन फिर भी पूरा हम चार्ट आपके सामने रख दिए हैं बहुत ही संकुचित वे में। ठीक है, बस इसी को आप स्मरण किए रहिएगा, यही एग्जाम में पूछा जाता है। इसके अलावा कुछ छोटे छोटे टर्म रहते हैं, शब्द रहते हैं जिसको लेकर के एग्जामिनर आता है। ठीक है, आपके पेपर में आप वहाँ पर जब उसको देखते हैं आप थोड़ा सा उसमें सोच विचार करने लगते हैं, क्या यह प्रश्न मतलब कि इसका आंसर जो दिया गया है कौन सा सही होगा, उसमें आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हम कुछ ऐसे प्रश्न लेकर के आए हैं जो कि आपको बहुत ज़्यादा सहयोग करेंगे आपके पढ़ाई में। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, जैसे पहला पॉइंट है आप लिखिएगा, अवतल ढाल वाले पेडिमेंट को मरुस्थलीय शुष्क स्थलाकृति में शामिल किया जाता है। दूसरा पॉइंट देखिए, हिमानी ढाल। ठीक है, हिमानी ढाल का मतलब हिम के द्वारा, हिम जब खिसकती है, जब उसके द्वारा जो भी स्थलाकृति विकृत होती है या मतलब कटती छटती है, उसके द्वारा जो ढाल बनते हैं उसमें किसी ढाल के चारों स्लोप नहीं रहते हैं या चारों तत्व नहीं रहते हैं, बाकी में सब में रहते हैं। लेकिन जो हिमानी हिम के द्वारा जो ढाल बनेगा उसमें स्लोप के चारों तत्व नहीं रहेंगे। जैसे क्या, जैसे हम बनाए थे ना, ये चारों तत्व हैं। ठीक है, अवतलता, फ्री स्लोप, सीधा ढाल, अवतलता। ठीक है, ये 4 तत्व है ना किसी ढाल के। इस यह अगर बर्फ के द्वारा बन रहा है तो यह चारों तत्व कोई जरूरी नहीं हो उसमें, लेकिन बाकी सब में जितने भी ढाल और बनेंगे वह उसमें क्या होंगे, वह मौजूद रहेंगे। इसके अलावा हम देखते हैं किंग ने जलवायु के से संबंधित एक रूपतावाद की संकल्पना दी थी। अगला देखते हैं, फेनमैन ने 1908 में उत्तल और अवतल ढाल के विकास में केवल बाही जल मतलब जो बहता हुआ जल रहता है उसके कार्यों को ही आधार माना या उन्हीं कार्यों पर अध्ययन किया, बाकी पर नहीं किए हैं। बाही जल जो होता है, बहता हुआ जल जो होता है, उन्हीं फेनमैन ने उन्हीं के आधार पर ढाल को बताया है।
1909 में, अगला देखिए, 1909 में गिलबर्ट ने शिखरीय उत्तलता के लिए मृदा सर्पण को उत्तरदायी माना। मतलब क्या है शिखरीय उत्तलता, ये जो उत्तलता है शिखरीय उत्तलता मृदा सर्पण, मतलब कि वहां से जो मिट्टी सरकती है, ठीक है, मिट्टी सरकेगी, अवसाद सरकेंगे, मतलब कि मृदा सर्पण आपको पढ़ा भी चुके हैं पिछली क्लास में। मृदा सर्पण बस ऊपर की एक परत होती है, यह उत्तलता यहाँ से खिसकी यहाँ पर आ गई, कहने का मतलब यह धीरे धीरे मृदा सरकी और वहां उत्तलता कायम हो गई, ना कि अवतलता, उत्तलता, ठीक है। गिलबर्ट ने इसी को ही माना है आधार। 1932 में लासन ने शिखरीय उत्तलता में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कार्य वृष्टि धूलन को माना। मतलब अनच्छादन वृष्टि, मतलब कि जो वर्षा होती है उसके द्वारा जो भी अनच्छादन होते हैं उसको इन्होंने माना। कहने का मतलब जो शिखरीय उत्तलता होती है यह वृष्टि मतलब बारिश के द्वारा जो भी उत्तलता होगी या उसके द्वारा जो भी कटाव छटाव होंगे और वह उत्तलता उसमें बनेगी, तो उन्होंने वर्षा को ही माना। वलिंग ने 1950 में एक प्रक्रम और एक ढाल का सबसे पहले खंडन किया। कहने का मतलब क्या है, कोई भी ढाल हो, ठीक है, इस पे एक ही तत्व नहीं रहते हैं, एक ही प्रक्रम कार्य नहीं करते हैं, जिस वजह से वह एक ढाल बने। देखिए यहाँ पर कोई और प्रक्रम कार्य कर रहा है, यहाँ पर कोई और, यहाँ पर कोई और, यहाँ पर कोई और, ठीक है। हो सकता है यहाँ पर सूर्य का प्रकाश ये ऊंचाई पर है तो यहाँ सूर्य का प्रकाश उतना प्रभावी ना हो, लेकिन यहाँ पर फिसलन और पानी मतलब बर्फ के द्वारा जब पानी बनता है यहाँ से निकलता है तो उसके वेग के कारण यहाँ पर कोई अन्य स्थलाकृति बनती हो और यहाँ पर कोई स्थलाकृति ऐसी बनती हो कि यह ढाल के एक और गुरुत्व का कारण भी यहाँ पर हो सकता है, जिस वजह से यहाँ पर सीधा फ्री स्लोप बनता है। यहाँ पर तापमान के द्वारा जो भी चट्टानें टूटती फूटती हैं इसके द्वारा यहाँ पर भी बन सकता है। देखिए बन सकता है ना कि बनता ही है, कहने का मतलब क्या है, बहुत सारे ऐसे प्रक्रम हैं जिसके द्वारा स्लोप बनता है और उसी को इन्होंने खंडन किया कि एक ही प्रक्रम कार्य नहीं करेगा और जिसके द्वारा एक ही किस्म का ढाल बनेगा, ठीक है। कहने का मतलब एक ढाल एक प्रक्रम का खंडन सबसे पहले इन्होंने ही किया है। अगला देखिए, वलिंग के अनुसार मृदा जो सर्पण होता है मतलब मिट्टी जब खिसकती है वह और वृष्टि धूलन सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है। वलिंग ने यही कहा है, ठीक है। मृदा सर्पण और वृष्टि धूलन, वृष्टि मतलब बारिश के द्वारा जो भी मिट्टी कट छट कर बहती है वह, और मृदा सर्पण मतलब एक परत एक चादर मिट्टी की जब खिसकती है, ये दोनों सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। किसमें, यह चारों तत्व, किसी ढाल के चारों तत्व जब बनते हैं तो यह सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसा किसने कहा है, वलिंग ने। इस प्रकार देखिए स्लोप जब डेवलपमेंट होता है, स्लोप का कहने के बाद स्लोप का जब विकास होता है तो यह जो चारों तत्व हैं इनमें जो बदलाव होता है, ठीक है, उसी के द्वारा स्लोप डेवलपमेंट होता है। देखिए स्लोप डेवलपमेंट, स्लोप का विकास क्या होता है, यह मत समझ लीजिएगा ढाल ज़्यादा हो गया तो स्लोप का विकास हो गया, जी नहीं। यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो भी स्लोप है वह एक फ्लो में हो जाए, एक एंगल पर हो जाए तो उसी को ढाल विकास कहते हैं, ठीक है। अब देखिए चारों में बदलाव ही ढाल विकास को बढ़ावा देता है, बस यहीं तक, ठीक है। ढाल जो भी स्लोप था उसका जो भी वर्गीकरण था यहाँ तक, और उसमें जहाँ तक प्रश्न आ सकते हैं, ठीक है, जो आपके समझ में ना आते हों उसको हम समझा चुके हैं पूरी तरीके से। अब यह वर्गीकरण से कोई भी प्रश्न यहाँ पर नहीं छूटेगा आपसे। आप ध्यानपूर्वक पूरे हमारे जितने भी स्लोप के पार्ट हैं उसको पढ़ते रहिए और उसको समझ लीजिए। 2 पार्ट हम वर्गीकरण कर ही इसको दे चुके हैं ढाल पे। अब यह दोनों पार्ट आप समझ लीजिए, जान लीजिए और अपने दिमाग में रख लीजिए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न कभी न कभी पूछे तो जाते ही हैं और जितने पूछे जाते हैं उतने से संबंधित बहुत संक्षिप्त में हम आपको समझा चुके हैं। और वहाँ से अगर कोई ऐसा प्रश्न आता है जो कि हम नहीं पढ़ाए हैं तो वहाँ पर यह जो हम पढ़ाए हैं वह ले जाकर के आपको लिंक कर देगा, उस प्रश्न से लिंक कर देगा। आप बिल्कुल समझ जाएंगे कि इसका आंसर होगा क्या। अब हम कल देखेंगे यह जो सिद्धांत, ढाल के जो भी सिद्धांत हैं उनके बारे में देखेंगे और उसको पढ़ेंगे। मुख्य रूप से समझ लीजिए डेविस का, पेंक का और किंग का, यह तीनों पूरी तरीके से अपने सिद्धांत को दिए हैं और कभी न कभी यह तीनों में से एक तो एग्जाम में पूछा ही जाता है।
तीनों सिद्धांत हम विधिवत समझेंगे, ठीक है, तीनों सिद्धांत समझेंगे और सब में अंतर भी देखेंगे कि यह डेविस, पेंक और यह किंग में क्या अंतर है, इन्होंने ढाल विकास में अपने जो सिद्धांत दिए हैं यह किन किन प्रक्रियाओं को इसमें संलग्न किए हुए हैं, और आपसी अंतर, ठीक है, सबका आपसी अंतर भी हम देखेंगे, क्योंकि हमेशा कथन कारण में पूछा जा सकता है कि यह अंतर कथन कुछ और दे देगा, किसी और का कारण किसी और का दे देगा, तो आप वहाँ पर कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए हम उसको बहुत ही अच्छे से देखेंगे तीनों को, और इन्हीं तीनों में ही किंग, डेविस और पेंक यही देखा जाता है, हमेशा कंपैरिजन इसी में कराया भी जाता है। तो हम एक साथ कल ही इसका पूरा देख लेंगे और आगे बढ़ेंगे। उसके बाद एक दो टॉपिक और है, यह यूनिट पूरी ख़त्म लगभग हो चुकी है, पहली यूनिट ख़त्म हो चुकी है। अब बहुत ही तीव्र गति से हम इस सिलेबस को आगे लेकर के बढ़ाएंगे। आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि जितने भी ज़्यादा आपका हमें सहयोग मिलेगा उतनी ही तीव्र गति से हम इसको लेकर के आगे बढ़ेंगे। और ऑप्शनल ज्योग्राफी जल्द से जल्द हम स्टार्ट भी करेंगे, हर एक स्टेट के वाइज, जैसे पीसीएस होता है ना, पीसीएस बिहार पीसीएस, एमपी पीसीएस, राजस्थान पीसीएस, छत्तीसगढ़ पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस, पीसीएस। तो कहने का मतलब जितने भी पीसीएस स्टेट हैं हिंदी भाषी राज्य के, वहाँ के हम ज्योग्राफी ऑप्शनल लेकर के पूरे यूनिट वाइज, सिलेबस वाइज पूरा अच्छे से हम लेकर के उसको चलेंगे। और आईएएस लेवल पर जितने भी प्रश्न बनते हैं उनके अकॉर्डिंग हम सिलेबस को लेकर के चलेंगे। कहने का मतलब एक भी प्रश्न आईएएस लेवल पर ना छूटने पाए, क्योंकि आईएएस लेवल आंतरिक तरीके से घुस करके पूछता है। कहने का मतलब ये नहीं बहुत ज़्यादा टफ पूछता है, लेकिन हाँ, किसी चीज़ को आप पढ़ लिए उसी में से प्रश्न आईएएस पूछेगा, लेकिन आप अगर ठीक से नहीं पढ़े रहेंगे ये सोचेंगे ये प्रश्न आखिरकार आ गया कहाँ से। बहुत ही सिंपल में पूछता है लेकिन बहुत ही गहराई से। इसलिए आईएएस लेवल पर जो भी ऑप्शनल ज्योग्राफी का रहता है हम उसको बहुत ही अच्छे से देखेंगे और एक साथ इंक्लूड करते हुए चलेंगे हर एक स्टेट लेवल पर, ठीक है। एक चीज़ हम समझ लीजिए, वहाँ की जो भौगोलिक स्थलाकृति है, जैसे राजस्थान की कुछ और है, गुजरात की कुछ और है, इंडिया की कुछ और है, इंडिया की पूरी अगर ओवरऑल देखा जाए तो कुछ और है, और स्टेट वाइज कुछ और है, ठीक है। जैसे राजस्थान है तो वहाँ रेगिस्तानी एरिया है, तो वहाँ के परिप्रेक्ष्य में जो भी चीज़ें हैं हम उनके अकॉर्डिंग ही ज्योग्राफी में ज़्यादा ध्यान देंगे। जैसे बिहार में क्या है, बाढ़ समस्या बहुत ज़्यादा है, ठीक है, गरीबी समस्या बहुत ज़्यादा है, तो ये सारी चीज़ें हम एक साथ देखेंगे और बहुत ही अच्छे से और सलीनता से चलेंगे, ठीक है, धीरे धीरे ही, लेकिन बहुत ही अच्छे से उस पर फोकस करते हुए हम चलेंगे। चलिए मिलते हैं कल सिद्धांत के साथ, तब तक लिए जय हिंद, जय भारत।